नमस्कार साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन इंस्टीट्यूट निशांत ज्ञान के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। मैं नितिन उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मित्रों, आज के वीडियो का टॉपिक मनोविज्ञान का यह 6वां लेक्चर वीडियो होगा। लेक्चर वीडियो नहीं, 60 नोट्स वीडियो होगा। इसके बाद एक वीडियो मनोविज्ञान का और जाएगा। 7 वीडियो मनोविज्ञान का मैंने दिया है। निश्चित रूप से मैं आपसे बिल्कुल नहीं कहूँगा कि आपको सातों के सातों वीडियोज देखने ही चाहिए। अगर आप मनोविज्ञान को बेहतर तरीके से हमें बहुत दिन से पढ़ रहे हैं, हमारे साथ लगातार लगे हुए हैं, तो निश्चित रूप से ये सभी चीज़ें जो मैं 60 नोट्स के माध्यम से आपको दे रहा हूँ, आप कभी न कभी इन चीज़ों से जरूर परिचित हुए होंगे। मित्रों, आज के वीडियो में हम जो है सीखने का वक्र एवं पठार के बारे में चर्चा करेंगे और कई सारे टॉपिक हैं जो आपके सामने आने वाले हैं। तो इत्मीनान से इस वीडियो को आप पूरा देख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपका समय जाया हो रहा है तो निश्चित रूप से आप वीडियो को न देखें। आपका समय जाया करना हमारा कोई मतलब कि उद्देश्य नहीं है, ना ही कोई नियत है। आप जो है अपनी पढ़ाई पर निरंतरता बरकरार रखिए। यह समय है, ज़्यादा से ज़्यादा आपको ऑफलाइन स्टडी करनी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है बुक पर अध्ययन करना चाहिए। यही चीज़ें जो है आपको सफलता दिलाएगी और आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है, चलिए मित्रों, सीखने का वक्र एवं पठार के बारे में बात करते हैं। मित्रों, गेट्स साहब एक वैज्ञानिक थे, गेट्स साहब, जिन्होंने बताया कि अधिगम वक्र अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। मित्रों, होता क्या है, जो ये ग्राफ आपको बनाया जाता है, हम कितने समय में कितना सीख पाते हैं, यही होता है अधिगम का वक्र। ठीक है, वह अधिगम का वक्र एवं पठार इसे ही बोलते हैं। हम कितने समय में कितना सीखते हैं, यही है अधिगम का वक्र। इस बात को ध्यान रखिएगा। अधिगम का वक्र जो है अभ्यास द्वारा सीखने की मात्रा, गति और उन्नति की सीमा का ग्राफ पर प्रदर्शन है। ठीक है, बस यही होता है। आगे बात करते हैं मित्रों अधिगम वक्र के प्रकार। मित्रों, अधिगम वक्र कितने प्रकार के होते हैं? तो एक पहला प्रकार है समान निष्पादन या सरल रेखीय वक्र। इसमें क्या होता है, इसमें सीखने की मात्रा समान होने पर ग्राफ एक सरल रेखा में बन जाता है। इसमें सीखने की मात्रा क्या होती है, समान होती है। समान अवस्था में हम समान मात्रा में सीखते हैं तो क्या होगा, आपको एक सरल रेखा मिल जाएगी। ठीक है, कोई रेखा नहीं है, गलती से वो खींच गया है, इसे कटकुट करिएगा। ठीक है, इस प्रकार का शिक्षण अधिगम बहुत कम पाया जाता है। लैकमैन ने 1961 में चूहों पर प्रयोग करके इस तरह का वक्र बनाया था। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों वर्धमान निष्पादन वक्र या धनात्मक वक्र इसे बोलते हैं। इस प्रकार के वक्र में सीखना पहले धीमे होता है और बाद में बहुत तेजी से वृद्धि करता है, जिससे ग्राफ जो है ऊपर की ओर भागता है। ऐसे ही ग्राफ भागता है, पहले धीरे धीरे होता है, उसके बाद बहुत तेजी से हो जाता है। तो इस तरीके से ग्राफ बन जाता है। ठीक है, इस मतलब कि धनात्मक वक्र का मतलब क्या होता है? धनात्मक मतलब पहले कम हुआ, उसके बाद धन 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 होते होते बहुत तेज हो गया वक्र। ठीक है, इसमें पहले धीरे सीखते, उसके बाद बहुत तेज। कठिन विषय वस्तु को आसानी से सीखने पर यह बनता है। कठिन विषय वस्तु को जब आप आसानी से सिखाने का प्रयास करेंगे तब इस तरीके का वक्र बनेगा। पहले अधिक प्रयास करना पड़ता है, बाद में कम प्रयास में भी अधिगम निष्पादन अच्छा हो जाता है। पहले आप बच्चों को सिखाएंगे तो बहुत ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा, बच्चों को छोटी छोटी बातें सिखानी पड़ेगी। जब बच्चा सीख जाएगा उसे आप बेहतर तरीके से सिखा लेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली है। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों ह्रास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक वक्र। मित्रों, ह्रास निष्पादन वक्र या ऋणात्मक वक्र किसे कहते हैं? प्रारंभ में सीखने की मात्रा जो है तीव्र होती है, बाद में कमी आ जाती है। ठीक है, पहले जो है क्या होता है, पहले सीखने की मात्रा तीव्र होती है ह्रास वाले में, उसके बाद कमी आ जाती है। सबसे लोकप्रिय शिक्षण वक्र ही इसे कहते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सबसे लोकप्रिय शिक्षण वक्र यही है। जब शुरुआत में आप बच्चे को सिखाते हो तो बहुत तेजी सीखता है, 4 महीना बाद अगर रिवीजन नहीं करेगा तो भूल जाएगा। ठीक है, यही होता है ह्रास निष्पादन वक्र, या इसे हम ऋणात्मक वक्र भी बोलते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं मित्रों यश आकारीय वक्र या मिश्रित वक्र इसे बोलते हैं। इस तरीके से बनता है। प्रारंभ में जो है सीखने की गति धीमी होती है, बाद में तीव्र हो जाती है, फिर धीमी हो जाती है। इस तरीके के जो वक्र बनते हैं कैसे होते हैं? यह जो है एस आकारीय वक्र होते हैं या मिश्रित वक्र बोला जाता है। आपकी परीक्षाओं में इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो नहीं होता है, लेकिन हाँ अगर आज आ जाए तो आप लिख ले जाएं। इस वजह से मैं ये वीडियो आपको दे रहा हूँ। ठीक है, नहीं तो इस पर मैं लेक्चर वीडियो कोई लिया ही नहीं था, क्योंकि अधिगम जितना आप सीखेंगे वक्र के माध्यम से पहले आप क्या बताया गया यहाँ देख लीजिए। पहले आप जो है सरल रेखा में सीखेंगे, बराबर सीखेंगे। धनात्मक का मतलब पहले धीमे सीखेंगे, बाद में तेज हो जाएगा। ऋणात्मक का मतलब पहले तेज सीखेंगे, बाद में धीमे हो जाएगा। और यश आकार का मतलब पहले धीमे, फिर तेज, फिर धीम। ठीक है, इस तरीके से होता है। आगे बात करते हैं मित्रों सीखने के पठार। मित्रों, सीखने का पठार क्या होता है? ध्यान रखिएगा, सीखने की एक प्रक्रिया, एक प्रमुख विशेषता है पठार। ठीक है,
यह उस अवधि को व्यक्त करता है जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है तब उसे कहते हैं सीखने का पठार। ठीक है, एक बार बच्चा जितना सीख जाए उसी ढर्रे पर चलता रहे, होता है सीखने का पठार। सीखने के पठारों का आना स्वाभाविक है, निश्चित रूप से आता है। एक समय के बाद आप जो है सीखना बंद कर देते हैं। एक वक्र में एक से अधिक पठार हो सकते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। एक वक्र में एक से अधिक मतलब कई टर्म ऐसे आ सकते हैं जिस समय आप बहुत कम सीखेंगे, मतलब बराबर सीखेंगे, उसके बाद एक टर्म आएगा ज़्यादा सीखेंगे, फिर कुछ दिन उतना ही सीखेंगे, कुछ दिन कम हो सकता है। इस तरीके की जो आकृति बनती है इसे हम कहते हैं पठार। ठीक है, एक वक्र में कई तरीके के पठार हो सकते हैं। आगे बात करते हैं मित्रों। सबसे पहली बात, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, बाकी करेंगे या नहीं करेंगे मेरे कहने पर तो कोई करेगा नहीं। सीखने के पठारों के कारण क्या होते हैं मित्रों? छात्रों की रुचि में जब कमी आ जाती है, उत्साह में कमी आ जाती है, तो सीखने का पठार बन जाता है। ठीक है, वहां पर बराबर हो जाता है। बच्चा कुछ टर्म के लिए, कुछ टाइम के लिए लगभग उतना ही सीखे रहता है, वो ज़्यादा सीखने मतलब उत्साह उसके अंदर नहीं होती है। ज्ञान की सीमा जहां छात्र रुक जाता है वहां से छात्र आगे बढ़ने का प्रयास ही नहीं करता है। सीखने में अनुचित विधियों का जब हम प्रयोग करने लगते हैं, सीखने का पठार बन जाता है। विषय वस्तु की जटिलता भी इसका एक कारण होती है। जब विषय वस्तु कक्षा 5 के बच्चे को कक्षा 10वीं का आप गणित पढ़ाने लगेंगे तो सीखने का पठार बनना तय है, क्योंकि वह नहीं सीख पाएगा भाई। पाठ्य वस्तु में इसके क्या है, जटिलता आ जाएगी, उसकी औकात नहीं उतनी सीखने की। सीखने का पठार न बने, इसकी निराकरण क्या होता है? इसका निराकरण है ना, सीखने में रोचकता एवं उत्तम विधि का प्रयोग करना चाहिए। बच्चों को लगातार प्रोत्साहित करना चाहिए सीखने के लिए। सीखने के कुछ समय बाद विश्राम की जरूर आवश्यकता होती है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को आप 6 घंटा लगातार पढ़ाते रहिए। निश्चित रूप से बच्चे को 6 घंटा पढ़ाएंगे, उसका पूरा का पूरा 6 घंटा का मैटर उसके दिमाग से साफ हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा उसके दिमाग में, है ना। तो उचित वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर वातावरण बेहतरीन रहेगा, चाहे परिवार का वातावरण हो चाहे विद्यालय का वातावरण हो, तो लड़का अच्छा सीखेगा। अगर विद्यालय या परिवार का वातावरण निगेटिव है तो निश्चित रूप से लड़का निगेटिव ही रह जाएगा, अर्थात गड्ढे में चला जाएगा। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, सीखने का स्थानांतरण क्या होता है? सीखी हुई क्रिया या विषय वस्तु का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना ही सीखने का स्थानांतरण कहलाता है। बात से ही स्पष्ट है। स्थानांतरण का मतलब होता है स्थान अंतरण, एक स्थान से दूसरे स्थान पर अंतर कर दिया जाए। सीखी हुई क्रिया या विषय वस्तु का अन्य परिस्थितियों में उपयोग करना ही क्या कहलाता है? स्थानांतरण कहलाता है। ठीक है, जैसे हम कोई चीज आज सीखे हैं, उसे हम जो है कोई अतिरिक्त सिचुएशन आने पर उसी चीज का हम प्रयोग कर लें तो ये होता है सीखने का स्थानांतरण। ठीक है, अधिगम स्थानांतरण के प्रकार क्या होते हैं? यह मित्रों 2 प्रकार का होता है। एक होता है सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण। यह क्या होता है? यदि पूर्व अनुभव नए ज्ञान को सीखने में मदद करता है तो उसे सकारात्मक अधिगम या स्थानांतरण कहते हैं। जैसे संस्कृत व्याकरण का ज्ञान हिंदी में सहायता करता है। ठीक है, इसे हम सकारात्मक अधिगम स्थानांतरण करेंगे। और नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण क्या होता है मित्रों? यह होता है कि यदि पूर्व ज्ञान, अनुभव या कोई प्रशिक्षण नए ज्ञान को सीखने में कठिनाई उत्पन्न कर दे, उसे हम नकारात्मक अधिगम स्थानांतरण कहेंगे। बात से बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कुछ रॉकेट साइंस लगाने की आवश्यकता ही नहीं है। एक बार पीडीएफ आप पढ़ लीजिए और एक बार हमारी बातों को आप सुन लीजिए आंख बंद करके, बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। कला का ज्ञान विज्ञान में कठिनाई उत्पन्न करता है। अब आपको कला का ज्ञान है, आप साड़ी का किनारा छापते हैं, गाय छापते हैं, भैंस छापते हैं, है ना। आपको विज्ञान पढ़ना है तो विज्ञान में कठिनाई नहीं उत्पन्न होगी, निश्चित रूप से आप कठिनाई महसूस करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों ध्यान और अवधान के बारे में। आपके चैप्टर में है ध्यान और अवधान। राष्ट्र महोदय ने कहा है अवधान विचार की विषय वस्तु को मस्तिष्क के सामने स्पष्ट रूप से लाने की प्रक्रिया है। क्या बोलती है? अवधान कहते हैं उसे। डंबिल महोदय ने कहा है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण क्या बोलता है? अवधान बोलता है। दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना या केंद्रीकरण करना ही अवधान कहलाता है। अवधान का मतलब मित्रों अगर आपको मैं बताऊं, अवधान का मतलब होता है अटेंशन। पूरी तरीके से आप जो है अटेंशन हो जाए, मतलब कहा नहीं जाता है, अटेंशन का मतलब होता है आपका दिमाग कहीं भी चल रहा हो, लेकिन अगर अटेंशन शब्द आ गया इसका मतलब है कि आप पूरी तरीके से केंद्रीकृत हो जाएं जो आपके सामने समस्या उत्पन्न हुई है। जब आप पूरी तरीके से उसी समस्या के प्रति केंद्रीकृत हो जाएंगे तो वही होता है अवधान। अवधान का प्रकार क्या होता है? रास के अनुसार जो है अवधान 2 प्रकार के होते हैं, ऐच्छिक अवधान और अनैच्छिक अवधान। ऐच्छिक अवधान में एक विचारित अवधान होता है, एक अविचारित अवधान होता है। अनैच्छिक में सहज अवधान होता है, एक बाध्य अवधान होता है। ठीक है, अब ऐच्छिक अवधान देख लीजिएगा कि यहां पे मैंने लिखा है जानबूझकर किसी वस्तु पर चेतना केंद्रित करना ऐच्छिक अवधान कहलाता है। ऐच्छिक का मतलब इच्छा से। ऐसा होता है विचारित और अविचारित। विचारित का मतलब किसी विषय वस्तु पर ध्यान लगाने के लिए विचार या प्रयत्न करना।
जैसे आपका दिमाग नहीं जा रहा है, आप सोच रहे हैं किस पर मैं केंद्रीकृत करूं, लेकिन आपका दिमाग नहीं जा रहा है, तो आप जानबूझ करके, विचार करके, प्रयत्न करके आप उस पर जो है अवधान कर रहे हैं, तो उसे कहते हैं विचारित अवधान। अविचारित का मतलब होता है इस प्रकार के अवधान पर विचार नहीं करना पड़ता है, डायरेक्टली आपके सामने वो विचार आ जाते हैं। जब आपको अपने माता पिता के सपनों के साकार करने का उद्देश्य अपने मन में होता है, तो यह होता है अविचारित अवधान। आप कभी विचार करेंगे ही नहीं कि आपको टीचर बनना है, आपको नौकरी लेनी है। आपके सामने नौकरी घूमती दिखाई देगी, आपके सामने मेहनत दिखाई देगा, आपके सामने परिश्रम और जज्बा दिखाई देगा कि आपको अपने माता पिता के सपनों को साकार करना है, आपको अपने समाज में एक नया इतिहास गढ़ना है, तो यह होता है अविचारित अवधान। आगे बात करते हैं मित्रों अनैच्छिक अवधान। मित्रों अनैच्छिक अवधान क्या होता है? अनायास बिना इच्छा के किसी विषय वस्तु पर ध्यान का केंद्रीकरण ही अनैच्छिक अवधान बोला जाता है। ठीक है, सहज अवधान या बाध्य अवधान इसे बोलते हैं। बालक का खेल में ध्यान लगाना सहज अवधान होता है। बाध्य अवधान क्या होता है? जलती हुई लगी आग देखना, तेज हवा देखना, यह होता है बाध्य अवधान। अनैच्छिक का मतलब होता है बालक को कहा जाए खेल में आप ध्यान लगाइए, तो यह होता है सहज अवधान, बालक खेल में ध्यान लगाएगा। बाध्य अवधान क्या होता है? बाध्य अवधान ये होता है अगर आग लग गई है तो निश्चित रूप से आप बाध्य हो जाएंगे, आपको उसे देखना ही है, आपकी इच्छा नहीं रहेगी तब भी आप उसे देखेंगे। समझ में आया ना? तो अवधान के बारे में आप समझ गए हैं। रुचि या अभिरुचि के बारे में बात की जाए मित्रों, रुचि क्या होता है? इंटरेस्ट। ठीक है, इंटरेस्ट किसी चीज के प्रति, किसी कार्य करने के प्रति आप जो है उसके प्रति अभिरुचि मतलब हो जाए, मतलब ठीक है। भाटिया साहब ने कहा है रुचि का अर्थ है अंतर करना या दो वस्तुओं में। ठीक है, दो वस्तुओं में अंतर करना होता है रुचि। ट्रेवर साहब ने कहा है क्रियात्मक रूप से मानसिक संस्कार है अभिरुचि। क्रो साहब ने कहा है प्रेरणा शक्ति है अभिरुचि, जो किसी विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित करती है। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैकडूगल साहब इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मैकडूगल साहब ने कहा है कि अभिरुचि गुप्त अवधान है और अवधान सक्रिय अभिरुचि है। अभिरुचि गुप्त अवधान है, अभिरुचि गुप्त अवधान है, जिसके प्रति मतलब जिस चीज के प्रति आप इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं, वह आपका अवधान है लेकिन वह गुप्त अवधान है। ठीक है, वह आपका अटेंशन है लेकिन गुप्त अटेंशन है, लेकिन वह अटेंशन जो है सक्रिय अभिरुचि होता है। जिस चीज के प्रति आप अटेंशन रखते हैं वह आपकी निश्चित रूप से रुचि है, इंटरेस्ट है, तभी तो आप उसके प्रति अटेंशन रखते हैं। रुचि दो प्रकार का होता है, एक होता है जन्मजात, एक होता है अर्जित रुचि। मूल प्रवृत्तियों के कारण जो रुचि उत्पन्न होती है उसे जन्मजात अभिरुचि बोलते हैं। जैसे खाने पीने में रुचि, खेलने कूदने में रुचि, ये होता है जन्मजात रुचि। अर्जित रुचि क्या होता है? ऐसी रुचि जो अर्जित संस्कारों से उत्पन्न होती है उसे हम अर्जित रुचि कहते हैं। ठीक है, अर्जित रुचि होता है किसी को देख करके आपके अंदर फीलिंग उत्पन्न होगा, वो अर्जित रुचि बोलता है। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं स्मृति। स्मृति क्या होता है? वुडवर्ड साहब ने कहा है कि पहले सीखी हुई बात का स्मरण करना ही स्मृति है। सीखी हुई बात का जो है स्मरण करना ही क्या बोलते हैं? स्मृति है। स्टाउट साहब ने कहा कि स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। इस बात को अगर आपको नहीं समझ में आता है तो एक दो बार आप देखेंगे तभी समझ में आएगा भाई साहब। ठीक है, आगे बात करते हैं स्मृति के अंग। मित्रों स्मृति के 4 अंग है, सीखना या अधिगम। पहला अंग है सीखना या अधिगम। धारण करना, ये चीजें मैंने लेक्चर वीडियो में बताया है, निश्चित रूप से आप अगर देखे होंगे तो मैंने बताया है। दूसरा है धारण करना, जब किसी चीज को आप स्मरित करते हैं तो उसके बाद उसे धारण करते हैं। दूसरा अंग धारण करते हैं अर्थात सीखे गए विषय वस्तु को मस्तिष्क में संचित करते हैं, उसके बाद हम पुनः स्मरण करते हैं। तीसरा अंग है पुनः स्मरण अथवा अचेतन मन में सीखी हुई वस्तु को चेतन मन में लाना। हम किसी चीज को सीख लेते हैं, उसके बाद हम जो है जब उसका जरूरत पड़ता है तब उसे पुनः स्मरित करते हैं। जैसे आप आज जो है चेतना सीख रहे हैं, जैसे आज कोई चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं, आज आपने सीख करके अपने दिमाग में संचित कर लिया, जब आप परीक्षा देने जाएंगे तो आपको हमारी यही बातें याद आएंगी, इसे हम कहेंगे पुनः स्मरण। आगे बोलते हैं पहचान। पहचान क्या होता है? चौथा अंग पहचान है, वर्तमान में उस कार्य से परिचित होना भूत में जो सीखा गया है। ठीक है, अच्छी स्मृति की विशेषता क्या है? अच्छी स्मृति की विशेषता है वह शीघ्र सीख जाता है, उत्तम धारण शक्ति होती है, शीघ्र पुनः स्मरण करता है, शीघ्र ही स्पष्ट पहचान कर लेता है। ठीक है, यही होता है अच्छी स्मृति। स्मृति के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तात्कालिक स्मृति और अस्थायी स्मृति। सक्रिय स्मृति, निष्क्रिय स्मृति, इसके अलावा भी और भी है, जैसे आदत स्मृति, तार्किक, वास्तविक, इस तरीके कई स्मृति। तात्कालिक स्मृति का मतलब होता है किसी चीज को आप तत्काल में सीख जाइए, किसी चीज को बहुत लंबे समय तक सीख जाइए, उसे अस्थायी स्मृति। सक्रिय का मतलब डायरेक्टली, मतलब एक्टिव होकर के किसी चीज को हम सीख रहे हैं। निष्क्रिय स्मृति मतलब सीखने का प्रयास ही हम नहीं करते हैं।
इस तरीके के कई प्रकार की स्मृतियां बताई गई हैं, तो आप पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बात करते हैं मित्रों, विस्मृत या विस्मरण या मन के अनुसार। विस्मृत क्या होता है? मन साहब ने कहा कि सीखे गए विषय वस्तु को पुनः स्मृत करने में असफलता ही विस्मरण कहलाती है। ठीक है। ड्रेवर साहब ने कहा प्रयास करने पर भी जब हमें पुनः स्मरण नहीं होता है तो उसे हम विस्मरण कहते हैं, मतलब भूल जाना। विस्मरण के दो प्रकार होते हैं, सैद्धांतिक कारण होते हैं, सामान्य कारण होते हैं। विस्मरण के दो प्रकार होते हैं। ठीक है। विस्मरण के सैद्धांतिक कारण क्या है? अनाभ्यास का सिद्धांत। जब प्रतिपादन इतिहास सीखी गई विषय सामग्री का बहुत दिनों तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से आप भूल जाएंगे। यह होता है अनाभ्यास का सिद्धांत। दमन का सिद्धांत क्या होता है? इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं फ्रायड साहब। जब मनुष्य जो है पीड़ादायक अनुभव को अचेतन मन में ले जाकर दमित कर देता है उसे हम कहते हैं दमन का सिद्धांत। मित्रों आपको इससे आप समझ जाएंगे, क्योंकि आप लोग इसमें हो सकता है इसके बारे में आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। एक मिनट में इस तरीके का कलर ले लेता हूँ, इस तरीके का। ठीक है। चलिए हाँ, और एक मिनट मैं थोड़ा सा, हाँ अब आएगा आनंद। ठीक है। एक मिनट, चलिए हाँ, ये क्या है? दिल है। ठीक है। आप इसको जरूर जानते हैं जब आपका इस तरीके से हो जाता है, जिसे हम बोलते हैं अंग्रेजिया में ब्रेकअप। ठीक है। जब आपका ब्रेकअप हो जाता है तो इसे ब्रेकअप को भूलने के लिए आप क्या कहते हैं? ब्रेकअप को विस्मरण करने के लिए, अपनी प्रेमिका को भुलाने के लिए प्रेमी क्या करता है? दमन के सिद्धांत का पालन करता है। अर्थात प्रेमिका के साथ बिताए गए लम्हों को, ठीक है, प्रेमिका के साथ, अपने प्रेमिका के साथ बिताए गए लम्हों को अपने अचेतन मन में ले जा करके दमित कर देता है। अर्थात वह उसे भूलने का प्रयास करता है, और जब वह उसे भूल जाता है इसे हम कहते हैं दमन का सिद्धांत। ठीक है। तो निश्चित रूप से आप इसके चक्कर में मत पड़िएगा, मैं केवल वैसे बताने के लिए आपको बताया है ना। इसके चक्कर में पड़ेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत पीछे चले जाएंगे। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं बाधा का सिद्धांत। प्रतिपादन किसने किया? गुलर, वुडवर्थ या पिल्जेकर साहब ने कहा यदि सीखने और पुनः स्मरण के बीच कोई अन्य क्रिया हो जाती है या पहले सीखी हुई विषय वस्तु को पुनः स्मरण करने में बाधा या रुकावट पहुंचाती है, उसे बोलते हैं बाधा का सिद्धांत। जैसे आप परसेंटेज सीख रहे हैं, किसी दूसरे सर ने किसी दूसरे तरीके से सिखा दिया, किसी दूसरे सर ने किसी दूसरे तरीके से, आप दोनों का कॉन्सेप्ट सीख लिए। जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आप किसी न किसी का, मतलब दोनों का कॉन्सेप्ट आपसे मिस हो जाएगा, अर्थात आपके मस्तिष्क में रुकावट आ जाएगी, बाधा। विस्मरण के सामान्य कारण क्या होते हैं? सीखने की मात्रा, सीखने की दोषपूर्ण विधि, रुचि व ध्यान का अभाव, मानसिक द्वंद्व, मानसिक रोग, मादक वस्तुओं का सेवन, ये सभी जो है सीखने के सामान्य कारण, विस्मरण के सामान्य कारण है। ठीक है। जब किसी आप मानसिक वस्तु, मतलब मादक द्रव्यों का सेवन करेंगे, गांजा भांग मारेंगे, तो आपको बिल्कुल चीज़ें नहीं याद होंगी। ठीक है। इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम नितिन सर फॉर यू या निशांत ज्ञान आप सर्च करेंगे टेलीग्राम पे, आपको उस टेलीग्राम चैनल पे आपको पीडीएफ जो है कल शाम को मिल जाएगा। ठीक है। इस तरीके से मैं पूरी तरीके से आपको जो है, कल एक वीडियो आएगा मनोविज्ञान का, उसके बाद मनोविज्ञान चैप्टर, मनोविज्ञान पूरी तरीके से आपका वाइंड अप कर देंगे। उसके बाद आपका जो है बच रहा है क्या, सॉरी, आपका बच रहा है शिक्षण एग्जाम का सिद्धांत, 3-4 वीडियो में वो भी समाप्त कर देंगे। उसके बाद गणित बच रहा है हिंदी को 2-3 वीडियो में समाप्त कर देंगे। ठीक है। यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। आपको किस तरीके से लगता है हम आपके लिए दिल से मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप जरूर इसे कमेंट बॉक्स में बताइए। और आपको क्या चाहिए, आप हमसे क्या अपेक्षाएं रखते हैं, वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, जिससे मैं आपकी अपेक्षाओं पे खरा उतरने का भरसक प्रयास तो करूंगा। अगर उस प्रयास में असफल होता हूं तो निश्चित रूप से हमारी कोई न कोई सामाजिक समस्या है, जिसकी वजह से हम आपको वो चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं जो चीज़ें वास्तव में मेरे अंदर हैं। ठीक है। समय के साथ धीरे धीरे परिवर्तन होगा, और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। आप लोगों के विश्वास और भरोसे के चलते निशांत ज्ञान एक दिन अच्छे स्तर पर पहुंचेगा, तो उस समय आपकी तमाम सारी ख्वाहिशें पूरी करने का प्रयास हमारी तरफ से किया जाएगा। ठीक है। अभी दिन भर में 1 वीडियो जा रहा है, आने वाले समय में शायद 2 वीडियो जाए, उसके बाद धीरे धीरे 3 वीडियो जाए। इस तरीके से सिलसिला बढ़ता रहेगा, कारवां बढ़ता रहेगा। कौन कहता है, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर आप अकेले पढ़ाते हैं, अकेले काम करते हैं हमारे लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, कौन कहता है अकेला हूं मैं, कौन कहता है अकेला हूं मैं? मेरे साथ तो दुआओं का काफिला चल रहा है। आप लोगों की दुआएं, आप लोगों का प्रेम और आशीर्वाद ही हमें अलग करने के लिए प्रेरित करता है। और निश्चित रूप से सामाजिक लीक से हट करके मैं कोई काम कर रहा हूं तो आप लोगों के आशीर्वाद के बदौलत ही कर पा रहा हूं। निश्चित रूप से आपका एक कमेंट हमें मोटिवेट करता है अगली वीडियो बनाने के लिए और अपने जीवन में बेहतर सामाजिक समरसता और प्रतिष्ठा के प्रति कार्य करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।